जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वर्ष 1857 में भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम हुआ था, ये तो हम बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं। पर क्या आप ये भी जानते हैं कि भारत की आजादी की अंतिम लड़ाई कौन सी थी? जी हां, मैं बात कर रहा हूं 18 फरवरी 1946 की, जब रॉयल इंडियन नेवी के 20,000 जवानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी थी। और यह था भारत की आजादी का अंतिम संग्राम। रॉयल इंडियन नेवी में ऑफिसर्स तो यूरोपियन थे, लेकिन जवान हिंदुस्तानी थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने पर नेवी के भारतीय जवानों में बड़ी तेजी से असंतोष पनप रहा था, जिसके कई कारण थे। जैसे नंबर 1, भारतीय सैनिकों और यूरोपियन सैनिकों में भेदभाव किया जाता था। अंग्रेज सैनिकों को मिलने वाला वेतन भारतीय सैनिकों के वेतन से लगभग 5 गुना अधिक था। सुविधाओं में भी जमीन आसमान का अंतर था, जिसे देखकर भारतीय जवानों को अपनी पराधीनता का एहसास होने लगा था। नंबर 2, युद्ध समाप्त होने के बाद जब सैनिक भारत लौटे तो नेवी में डीमोबिलाइजेशन शुरू हुआ, यानी अब उन्हें नौकरी से डिस्चार्ज किया जा रहा था। भर्ती के समय उनसे जो वादे किए गए थे वे झूठे निकले। लेफ्टिनेंट कमांडर जीडी शर्मा अपनी पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी 1946 नेवल म्यूटिनी लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में लिखते हैं, सैनिकों से वेतन और भत्तों, पदोन्नति और युद्ध समाप्ति पर पुनर्वास रोजगार के बारे में झूठे वायदे किए गए थे। डिस्चार्ज करते समय जवानों के साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा था, इसके बारे में बताते हैं नेवी में बगावत का हिस्सा रहे विश्वनाथ बोस, जो HMIS आसाम में तैनात थे। वे अपनी किताब RIN म्यूटिनी 1946 में लिखते हैं, जवानों को अपनी वर्दियां भी वापस लौटाने का आदेश दिया गया। नेवी द्वारा दिए गए 2 कंबल भी नहीं छोड़े। नंबर 3, खाना बेहद गंदा था। डीमोबिलाइजेशन सेंटर पर जहां हजारों जवानों को रखा जा रहा था, वहां खाने का स्तर निहायत खराब था। आटे में कीड़े चलते थे, सब्जियां गली सड़ी होती थी और इन्हें पकाने का ढंग तो अत्यंत खराब था। खाने से बदबू आती थी। नंबर 4, अंग्रेजों द्वारा भारतीय जवानों के साथ अपमानजनक व्यवहार। अंग्रेज अफसर अक्सर हिंदुस्तानी जवानों से अपमानजनक भाषा में बात करते थे। फरवरी 1946 के उस महान नौसैनिक विद्रोह के नायक रहे बलाई चंद दत्त उर्फ BC दत्त बताते हैं, हमने बर्मा ऑपरेशंस में लगभग 1 साल बिताया। समुद्र तट से दूर जंगल के अंदर अंग्रेजों के लिए तो ट्रांसपोर्ट, टेंट और गर्म खाने की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं होता था। हमें वर्षा, कीचड़ और तपती धूप में ऐसे ही गुजारा करना पड़ता था। दोस्तों, नेताजी के चले जाने के बाद अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज के हजारों सैनिकों को कैद कर लिया था। उन सैनिकों को रॉयल इंडियन नेवी के जलपोतों द्वारा भारत लाया गया। विश्वनाथ बोस लिखते हैं, आजाद हिंद फौज के बंदियों के साथ घुलने मिलने और जहाज के वायरलेस सेट पर नेताजी सुभाष के भाषण सुनने के अपराध में नेवी के कई जवानों को सजा दी गई थी। रॉयल इंडियन नेवी के जवानों पर नेताजी सुभाष के जादुई असर के बारे में उस विद्रोह के नेता BC दत्त लिखते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब हमारी यूनिट साउथ ईस्ट एशिया पहुंची तो हमने INA और नेताजी सुभाष के बारे में सुना। मुझे याद है उन दिनों में अराकान कोस्ट के पास था। INA ने हमारी यूनिट में हलचल मचा दी थी। पहली बार हम में से कुछ के हृदय में अपराध बोध पैदा हुआ था। हम अपने आप से पूछने लगे थे, यदि वे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? दोस्तों, इसके बाद नवंबर 1945 में जब दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज के 3 सैन्य अफसरों पर अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया तो सारा देश नेताजी के उन वीर सिपाहियों की जय जयकार कर रहा था। दिल्ली की दीवारों पर पोस्टर्स चिपका दिए गए थे कि यदि आजाद हिंद फौज के वीरों का बाल भी बांका हुआ
तो अंग्रेजों के लहू से दिल्ली की सड़कों को लाल कर देंगे। उन हालात में जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और भूला भाई देसाई आदि आईएनए के बहादुर जाबाजों के बचाव में वकील का काला गाउन पहनकर खड़े थे। नेताजी सुभाष और उनके सेनानियों के प्रति देशवासियों के असीम प्रेम और सम्मान से प्रभावित होकर रॉयल इंडियन नेवी यानी RIN के कुछ जवानों ने भी देश के लिए जान दांव पर लगाने की ठान ली। मुंबई में कोलाबा में स्थित HMIS तलवार एक शोर एस्टेब्लिशमेंट था। सेकेंड वर्ल्ड वार के खत्म होने पर वहां 1000 से ज्यादा जवान जमा थे, जिनकी यूनिट्स को डिसबैंड कर दिया गया था और उन्हें अब डिस्चार्ज करने के लिए वहां रखा गया था। 1 दिसंबर 1945 को अंग्रेज नेवी डे सेलिब्रेट करने वाले थे। सभी जहाजों और एस्टेब्लिशमेंट्स को खूब सजाया गया था। रात को जब सब सो गए तब कुछ अनजान मतवालों ने उस ध्वज दंड पर, जिस पर अंग्रेजों का यूनियन जैक फहराता था, उस पर झाड़ू और बाल्टी टांग दी थी। अंग्रेजों के सजाए हुए झंडे जला दिए गए थे। परेड ग्राउंड और दीवारों पर जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद और अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे नारे लिख दिए गए। जब सुबह हुई तो ये देखकर अंग्रेज बेहद शर्मसार हुए। नेवी के क्रांतिकारियों ने एक गुप्त संगठन बनाया था जिसका नाम था आजाद हिंद, और उसके सदस्यों को आजाद हिंदी कहते थे। RK सिंह नाम के एक वीर जवान ने नेवी से त्याग पत्र दे दिया, जो सरेआम अनुशासनहीनता माना गया। उसे अंग्रेज कमांडर के सामने पेश किया गया। RK सिंह ने कमांडर के सामने ही सिर से रॉयल इंडियन नेवी की टोपी उतारकर पैरों से रौंद दी। RK सिंह को गिरफ्तार करके जेल डाल दिया गया। लेकिन इससे जवानों का जोश घटने की बजाय और बढ़ गया था। उधर 2 फरवरी 1940 को कमांडर इन चीफ के HMIS तलवार पर आने की खबर आई। क्रांतिकारी जवानों ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाने का निश्चय किया। 1 फरवरी 1940 की रात को लीडिंग टेलीग्राफिस्ट BC दत्त ने उस मंच को, जिस पर खड़े होकर कमांडर इन चीफ ने परेड की सलामी लेनी थी, उसके ऊपर जय हिंद और अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे नारे लिख दिए। चारों ओर दीवारों पर भी ऐसे ही नारे पेंट कर दिए गए। 26 जनवरी 1970 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज को दिए एक इंटरव्यू में इस घटना के बारे में बात करते हुए BC दत्त बताते हैं, जब तक मेरा काम समाप्त हुआ सुबह होने वाली थी। पहरेदारों के कारण न तो मैं अपने हाथ ही धो पाया और न ही पेंटिंग के सामान को छिपा सका। BC दत्त गिरफ्तार कर लिए गए। उनके लॉकर से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई। BC दत्त के साहसिक कार्य ने HMIS तलवार के अन्य जवानों में पहले से ही भड़क रही विद्रोह की चिंगारी को और हवा दे दी थी। 7 फरवरी की सुबह फिर से अंग्रेज विरोधी नारे लिखे पाए गए। नेवी की गाड़ियों पर भी रात के समय जवानों ने क्रांतिकारी नारे लिख दिए थे और कमांडर किंग की कार को भी नहीं बख्शा था। 17 फरवरी 1940 को रात के खाने के समय 29 जवानों ने खराब खाने का विरोध किया। दाल से बदबू आ रही थी। वे बिना खाना खाए ही लौट आए। इसके बाद 18 फरवरी की सुबह बगावत ने नया रूप ले लिया था। इस घटना का ब्यौरा देते हुए BC दत्त बताते हैं, प्रातः 8 बजे जवान नाश्ता करने पहुंचे। अचानक आपस में बड़बड़ाहट प्रारंभ हो गई। शीघ्र ही चारों ओर शोर मच गया। कुछ ही मिनटों में सभी बिना नाश्ता किए ही बाहर आ गए। खाना बहुत खराब था। किसी ने नारा लगाया, नो फूड नो वर्क। हमने लक्ष्मण रेखा पार कर ली थी। दोस्तों, इसके बाद बगावत पूरी तरह भड़क गई। लेफ्टिनेंट कमांडर GD शर्मा अपनी पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी 1946 नेवल म्यूटिनी लास्ट वार फॉर इंडिपेंडेंस में लिखते हैं,
जो दाल उस दिन नाश्ते में दी गई थी वह खाने लायक नहीं थी। बड़ी संख्या में जवानों ने खाने से इनकार कर दिया और नारे लगाते हुए मैस से बाहर आ गए। 8:45 पर जब फॉल इन के लिए आवाज दी गई तो कोई भी जवान परेड ग्राउंड में नहीं आया। जब कमांडर किंग वहां पहुंचा तो जय हिंद के नारे गूंज रहे थे। क्रांति को सही दिशा देने के लिए जवानों ने एक हड़ताल कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष चुने गए MS खान और उपाध्यक्ष थे मदन सिंह। 19 फरवरी 1940 को बगावत मुंबई स्थित नेवी के सभी जहाजों और एस्टैब्लिशमेंट्स तक फैल गई थी। बड़ी संख्या में वहां के जवान HMIS तलवार की तरफ चल पड़े। रास्ते में जो भी अंग्रेज मिलता उससे जय हिंद और नेताजी की जय के नारे लगवाए जा रहे थे। मारे जाने के डर से अंग्रेज अफसर अपने अपने जहाजों को छोड़कर भाग गए। HMIS तलवार से शुरू हुई बगावत का केंद्र अब वहां से कुछ ही दूरी पर स्थित रॉयल इंडियन नेवल डिपो बन चुका था, जिसे कासल बैरक्स के नाम से जाना जाता। दूसरी एस्टैब्लिशमेंट्स के जवान भी जय हिंद के नारे लगाते हुए वहां पहुंच रहे थे। भीड़ ने रास्ते में US इंफॉर्मेशन ऑफिस पर लगा अमेरिकन झंडा भी उतारकर जला दिया। हालात पर काबू पाने के लिए आर्मी को बुलाया गया। 20 फरवरी 1940 को विद्रोही जवानों ने कासल बैरक्स के शस्त्रागार का ताला तोड़कर वहां से हथियार निकाल लिए और ब्रिटिश आर्मी से मुकाबले को तैयार हो गए। वायरलेस के जरिए दूसरे जहाजों पर भी इसकी सूचना भेज दी गई। 20 फरवरी को मुंबई में HMIS खैबर, पटना, आगरा, कलावती भी बगावत में शामिल हो चुके थे। ये सभी जहाजों के नाम हैं। HMIS खैबर, HMIS पटना, HMIS आगरा और HMIS कलावती। HMIS जमुना जो 4 इंच की तोप वाला लड़ाकू जहाज था, वो भी बंदरगाह पर आ गया और इसके जवान भी हड़ताल में शामिल हो गए और युद्ध के लिए तोप को तैयार कर लिया। दूसरे जहाजों से भी बीच बीच में ऑर्लिकॉन और अन्य छोटी तोपों से गोले छोड़कर एकता के संकेत दिए जा रहे थे। HMIS कुमाऊं जो रॉयल इंडियन नेवी का एक बड़ा युद्धक जहाज था, वो भी ब्रिटिश नेवी के जहाज HMS ब्रिगेंजा पर निशाना लगाने के लिए आगे आ गया था। और यह कहानी सिर्फ मुंबई की नहीं थी, बगावत नेवी के सभी सेंटर्स तक पहुंच चुकी थी। कराची, विशाखापट्टनम, मद्रास, कलकत्ता, कोचीन, जामनगर और बहरीन, सभी जगह रॉयल इंडियन नेवी के सभी जवान अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए कमर कस चुके थे। कराची में HMIS बहादुर का कमांडिंग ऑफिसर हड़ताली जवानों से बात कर रहा था। तभी कुछ जवानों ने अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक उतारकर जय हिंद लिखा हुआ राष्ट्रीय झंडा वहां फहरा दिया। कराची स्थित बाकी जहाजों और शोर एस्टैब्लिशमेंट्स जैसे HMIS चमक, HMIS त्रावणकोर, HMIS बहादुर और HMIS हिंदुस्तान भी उस बगावत में शामिल हो चुके थे। HMIS हिंदुस्तान जो 4 इंच की तोप और ऑर्लिकॉन तोप से लैस एक लड़ाकू जहाज था, वहां से दुश्मन की 75 mm की हॉइटजर तोपों और मोर्टार का जवाब देने के लिए बराबर गोले दागे जा रहे थे। इस सशस्त्र संघर्ष में HMIS हिंदुस्तान बुरी तरह नष्ट हो गया था और बड़ी संख्या में विद्रोही जवान शहीद हुए थे। विद्रोह की आग अब ब्रिटिश इंडियन आर्मी और रॉयल इंडियन एयरफोर्स में भी सुलगने लगी थी। 22 फरवरी को मुंबई के सभी मिल वर्कर्स, रेलवे वर्कर्स, पोर्ट वर्कर्स और छात्र विद्रोह में शामिल हो गए थे। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। 75 बड़े कारखानों में से 71 में हड़ताल शुरू हो गई थी। आर्मी और पुलिस की गोलियों से 200 से अधिक लोग मारे गए थे। कराची में
द्रिग एयरफोर्स स्टेशन पर रॉयल इंडियन एयरफोर्स की एक यूनिट ने भी हड़ताल शुरू कर दी थी। सभी हड़ताली गिरफ्तार कर लिए गए थे। पूरी तरह युद्ध के हालात बन चुके थे, पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सभी बड़े नेता विद्रोही जवानों को आत्मसमर्पण की सलाह दे रहे थे। जिन नेताओं से वे जवान समर्थन और मार्गदर्शन की अपेक्षा कर रहे थे, उन्होंने इनसे आंखें फेर ली थी। सरदार पटेल मुंबई आए और सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी के अध्यक्ष MS खान से मुलाकात की और तुरंत आत्मसमर्पण की सलाह दी। हजारों जवानों में घोर निराशा फैल गई थी। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह का हिस्सा रहे जवान विश्वनाथ बोस लिखते हैं, विद्रोही जवानों को लगता था कि नेताजी सुभाष उनका नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे, पर अफसोस पता नहीं वे कहां चले गए थे। गांधी जी और सरदार पटेल तो उन्हें एक आक्रामक शक्ति के विरुद्ध अहिंसा की सीख दे रहे थे। उन्हें जवाहरलाल नेहरू से आशा बंधी जब उन्होंने सिंगापुर से तार भेजकर उनका नेतृत्व करने पर सहमति जताई, पर भारत पहुंचते ही वे भी पटेल और गांधी की भाषा बोलने लगे। दोस्तों, राष्ट्रीय नेताओं के रुख से विद्रोही जवानों को केवल निराशा हाथ लगी। जब देश का शीर्ष नेतृत्व ही उनके संघर्ष में उनके साथ नहीं था, तो 23 फरवरी 1946 को उन्होंने बड़े भारी मन से आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह भारत की आजादी के लिए 5 दिन तक चला वह संघर्ष समाप्त हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के शीर्ष नेतृत्व ने नेवी के जवानों के विद्रोह की निंदा की थी। नेवी की बगावत भले ही शांत कर दी गई थी, परंतु इस संघर्ष ने अंग्रेजों के मन में यह बात पक्की कर दी थी कि अब वे भारत पर राज नहीं कर सकते। लिहाजा इस बगावत के 1.5 साल के भीतर ही बोरिया बिस्तर समेटकर 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए। यह कोई साधारण बगावत नहीं थी। नेवी के 78 जहाज और 20 एस्टैब्लिशमेंट्स के 20,000 जवानों ने उस बगावत में भाग लिया था। भारत आजाद हो गया, पर अंग्रेजों के विरुद्ध RIN में बगावत का झंडा बुलंद करने वाले जवानों का हश्र आजाद भारत में क्या हुआ, यह जानकर दुख होता है। कोर्ट मार्शल करके जिन सैकड़ों जवानों को नेवी से निकाल दिया गया था, आजाद भारत में वे भूखे मर रहे थे। BC दत्त स्वयं लिखते हैं, मैंने नेवी में नौकरी के लिए दोबारा आवेदन दिया, परंतु वहां ऐसा सन्नाटा था जिसे चांद से भी सुना जा सकता था। मैंने प्रधानमंत्री के सचिवालय को भी अपना आवेदन भेजा। वहां से यह नेवी मुख्यालय भेज दिया गया और वहां जाकर फाइलों में दबकर रह गया। एक पत्र में BC दत्त लिखते हैं, आजादी के बाद अगले 2 साल तक मैंने दिन में केवल 1 बार खाना खाया। किसी ने भूख से मर रहे हम बेरोजगारों की सुध नहीं ली। स्वतंत्र भारत की सरकार ने जानबूझकर राष्ट्रीय महत्व की उस घटना को नजरअंदाज किया और अगले कुछ ही वर्षों में राष्ट्रीय चेतना से उसे पूरी तरह मिटा दिया गया। दोस्तों, बाकी बर्खास्त जवानों को भी भारत की आजादी की आखिरी लड़ाई लड़ने की ऐसी ही कीमत चुकानी पड़ी थी। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में आजादी के उन गुमनाम सिपाहियों को शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।